मुंबई, भारत का वह शहर जो कभी सोता नहीं। दिन में यहाँ लाखों लोग काम की तलाश में दौड़ते हैं और रात में यही शहर रोशनी से चमक उठता है। कहते हैं अगर किसी को अपने सपनों को सच करना है तो उसे मुंबई आना चाहिए। लेकिन इस शहर की चमक जितनी बाहर से खूबसूरत दिखती है, उसके पीछे की दुनिया उतनी ही अंधेरी भी रही है। एक ऐसी दुनिया जहां फैसले अदालतों में नहीं बल्कि बंद कमरों में होते थे, जहां कानून की किताबों से ज्यादा कुछ नामों का डर चलता था। यह दुनिया थी मुंबई का अंडरवर्ल्ड। 1970 और 80 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कई बड़े नाम उभर रहे थे। गैंगवार, स्मगलिंग, हफ्ता वसूली और इलाके की लड़ाइयां इस दुनिया का हिस्सा बन चुकी थीं। लेकिन इस दुनिया में ज्यादातर नाम मर्दों के थे। गैंगस्टर, डॉन, शार्प शूटर। लेकिन इसी अंधेरी दुनिया में एक ऐसा नाम भी उभरा जिसने लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि वह नाम किसी गैंगस्टर का नहीं था। वह नाम था एक महिला का। एक ऐसी महिला जो बंदूक लेकर सड़क पर नहीं घूमती थी, जो मीडिया के सामने बहुत कम दिखाई देती थी, लेकिन उसके नाम का असर इतना था कि मुंबई के कई बड़े बिल्डर और व्यापारी उसके सामने धीरे बोलते थे। वह महिला थी हाशिना पारकार। कुछ लोग कहते हैं कि वह सिर्फ एक डॉन की बहन थी। कुछ लोग कहते हैं कि वह खुद भी मुंबई के अंडरवर्ल्ड की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक बन चुकी थी। लेकिन सच क्या था? क्या वह सिर्फ अपने भाई की ताकत के सहारे इतनी बड़ी बनी, या फिर उसने खुद इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी जगह बनाई? कहा जाता क्यों इज्तिहा हुआ है कि मुंबई के नागपाड़ा इलाके में एक इमारत थी जहां रोज लोगों की भीड़ लगती थी। यह कोई सरकारी दफ्तर नहीं था, यह कोई अदालत भी नहीं थी, लेकिन यहां ऐसे फैसले होते थे जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी और बड़े कारोबार तय कर देते थे। और उन फैसलों के पीछे बैठी होती थी एक शांत स्वभाव की महिला। सफेद कपड़े, सादा जीवन और बेहद कम शब्द। लेकिन उसकी एक बात मुंबई के कई बड़े लोगों की किस्मत तय कर देती थी। मीडिया ने उसे एक नाम दिया, मुंबई की गॉड मदर। लेकिन हर ताकत के पीछे एक कहानी होती है। एक ऐसी कहानी जो अक्सर लोगों को दिखाई नहीं देती। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे डोंगरी की संकरी गलियों से लेकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड के केंद्र तक पहुंचने वाली एक महिला की पूरी कहानी। यह कहानी है डर की, ताकत की, परिवार की और उस अंधेरी दुनिया की जिसने मुंबई के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह है हसीना पारकर की अनसुनी कहानी। 1950 और 60 के दशक की मुंबई आज की तरह गगनचुंबी इमारतों और चमकदार मॉल्स वाली मुंबई नहीं थी। उस समय शहर दो अलग अलग दुनियाओं में बंटा हुआ था। एक तरफ समुद्र के किनारे बनती नई इमारतें और अमीर इलाके, और दूसरी तरफ भीड़ से भरी पुरानी बस्तियां। इन्हीं बस्तियों में एक इलाका था
डोंगरी, डोंगरी, संकरी गलियां, पुरानी इमारतें, छोटे छोटे घर और हर समय लोगों की भीड़। यह इलाका मुंबई के सबसे पुराने हिस्सों में से एक था। दिन में यहां बाजारों की आवाजें गूंजती थीं। सब्जी वाले, मछली बेचने वाले और छोटी छोटी दुकानों की पुकार। और रात में यह इलाका धीरे धीरे शांत हो जाता था। लेकिन डोंगरी सिर्फ एक साधारण इलाका नहीं था। समय के साथ यह जगह मुंबई के अंडरवर्ल्ड की कई कहानियों का गवाह बनने वाली थी। इसी डोंगरी में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया थे इब्राहिम कसकार। वे मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। उनकी जिंदगी अनुशासन और मेहनत से भरी थी। पुलिस की नौकरी आसान नहीं होती। लंबी ड्यूटी, कम वेतन और हर दिन नई चुनौतियां। लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि उनके बच्चे एक बेहतर जिंदगी जिए। घर में कई बच्चे थे और उन्हीं बच्चों में एक लड़की थी, हसीना पारकर। पाचपान बहुत साधारण था। वह डोंगरी की गलियों में दूसरे बच्चों की तरह ही खेलती कूदती बड़ी हुई। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही लड़की एक दिन मुंबई के अंडरवर्ल्ड की सबसे चर्चित महिलाओं में से एक बनेगी। लेकिन इस परिवार में एक और बच्चा था जो धीरे धीरे सबका ध्यान खींचने लगा। उसका नाम था दाऊद इब्राहिम। बचपन में दाऊद काफी जिद्दी माना जाता था। डोंगरी की गलियों में वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ घंटों घूमता रहता। कई बार छोटी छोटी शरारतें और झगड़े भी होते। लेकिन उस समय यह सब सिर्फ बच्चों की हरकतें लगती थीं। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यही लड़का आगे चलकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम बनने वाला है। हसीना और उसके भाई बहन एक साधारण परिवार की तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे। सुबह स्कूल, शाम को घर और बीच बीच में डोंगरी की गलियों में खेलना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मुंबई का माहौल भी बदलने लगा। 1960 और 70 के दशक में मुंबई का अंडरवर्ल्ड धीरे धीरे आकार लेने लगा। तस्करी, स्मगलिंग और गैंग्स की लड़ाइयां शहर के कुछ हिस्सों में आम होने लगीं। डोंगरी इन सब से पूरी तरह अलग नहीं था। धीरे धीरे यही इलाका कई छोटे मोटे गैंग्स का अड्डा बनता जा रहा था। और यहीं से एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दाऊद की नहीं थी, बल्कि उसकी बहन हसीना की जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। क्योंकि आने वाले सालों में डोंगरी की ये गलियां मुंबई के अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी कहानियों का केंद्र बनने वाली थीं। और हाशिना पारका की जिंदगी धीरे धीरे उसी दुनिया की तरफ बढ़ रही थी जिसके बारे में शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था। डोंगरी की गलियों में बीता बचपन धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। समय के साथ
हसीना पारकर अब बड़ी हो चुकी थी। घर में जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं। उन दिनों डोंगरी और आसपास के इलाकों में लड़कियों की जिंदगी अक्सर एक तय रास्ते पर चलती थी। बचपन, फिर कुछ साल पढ़ाई और उसके बाद शादी। हसीना की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही दिशा में आगे बढ़ी। परिवार ने उसकी शादी तय की एक ऐसे व्यक्ति से जो मुंबई के स्थानीय कारोबारियों में जाना जाता था। उसका नाम था इब्राहिम पारकार। इब्राहिम पारकर स्वभाव से शांत और अपने काम में लगे रहने वाले इंसान माने जाते थे। उनकी पहचान डोंगरी और आसपास के इलाकों में थी। कई लोग उन्हें एक समझदार और मिलनसार व्यक्ति बताते थे। शादी के बाद की जिंदगी काफी हद तक बदल गई। अब वह सिर्फ डोंगरी की एक लड़की नहीं थी, वह एक पत्नी थी, एक गृहिणी और कुछ ही समय बाद एक मां भी बन गई। उनकी जिंदगी साधारण थी। घर की जिम्मेदारियां, परिवार की देखभाल और बच्चों की परवरिश। लेकिन मुंबई का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। 1970 और 80 के दशक में मुंबई का अंडरवर्ल्ड तेजी से फैल रहा था। तस्करी, हफ्ता वसूली और गैंगवार की घटनाएं अब शहर के कई हिस्सों में सुनाई देने लगी थीं। और इसी समय हसीना का भाई दाऊद इब्राहिम भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तेजी से ऊपर उठ रहा था। डोंगरी का वही लड़का जो कभी गलियों में खेलता था, अब मुंबई के अपराध जगत का एक बड़ा नाम बन चुका था। लेकिन हसीना की जिंदगी अब भी परिवार और बच्चों के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। वह अंडरवर्ल्ड की दुनिया से सीधे तौर पर दूर ही थी, लेकिन मुंबई की अंडरवर्ल्ड दुनिया में दुश्मनी और बदले का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। और यही दुश्मनी एक दिन हसीना की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। साल था 1991। मुंबई का माहौल उस समय गैंगवार से भरा हुआ था। शहर में कई अलग अलग गैंग अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं तनावों के बीच एक दिन मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर एक घटना घटी। इब्राहिम पारकार वहां मौजूद थे। कुछ लोग अचानक वहां पहुंचे और देखते ही देखते गोलियों की आवाज गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। इब्राहिम पारकर गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। उस दिन हसीना की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक पल में उसने अपने पति को खो दिया। घर में छोटे छोटे बच्चे थे और अचानक पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। लेकिन इस घटना का असर सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं था, क्योंकि जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी वह मुंबई के सबसे ताकतवर अपराधी के करीबी रिश्तेदार भी थे। और वह अपराधी था दाऊद इब्राहिम। कहा जाता है कि इस घटना ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नई दुश्मनी को जन्म दिया। और इसी के साथ हसीना पारकर की जिंदगी भी धीरे धीरे उस अंधेरी दुनिया के करीब आने लगी जिससे वह अब तक दूर थी। यह सिर्फ
एक हत्या की कहानी नहीं थी। यह उस मोड़ की शुरुआत थी जहां से एक साधारण गृहिणी की जिंदगी धीरे धीरे बदलकर मुंबई की सबसे रहस्यमयी और चर्चित महिलाओं में से एक बनने वाली थी। और असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। 12 मार्च 1993 मुंबई का एक सामान्य दिन। लोग अपने काम में व्यस्त थे। ऑफिस, स्टॉक मार्केट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह हमेशा की तरह भीड़ थी। लेकिन दोपहर के समय अचानक शहर में एक जोरदार धमाका हुआ। फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही घंटों में मुंबई के कई हिस्सों में एक के बाद एक धमाके होने लगे। यह था 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग्स। इन धमाकों ने पूरे शहर को हिला दिया। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। मुंबई पहली बार इतने बड़े आतंकी हमले का सामना कर रही थी। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे जांच एजेंसियों की नजर एक नाम पर जाकर टिक गई। वह नाम था दाऊद इब्राहिम। आरोप लगे कि इस हमले के पीछे अंडरवर्ल्ड नेटवर्क की भूमिका थी। इसके बाद भारत की जांच एजेंसियों ने दाऊद की तलाश तेज कर दी। लेकिन तब तक वह भारत छोड़ चुका था। कहा जाता है कि वह पहले दुबई गया और फिर दूसरे देशों में छिपकर रहने लगा। दाऊद भले ही भारत से बाहर चला गया था, लेकिन मुंबई में उसका नेटवर्क अब भी सक्रिय था। प्रॉपर्टी के सौदे, पैसों का लेन देन और कई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। इन सबको संभालने के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत थी। ऐसा व्यक्ति जिस पर दाऊद को पूरा भरोसा हो। और यहीं एक नाम सामने आता है, हसीना पारकर। कहा जाता है कि धीरे धीरे मुंबई में दाऊद के कई स्थानीय काम, सिना के जिरिया होने लगे। यह कोई आधिकारिक पद नहीं था, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कई चीजें कागजों पर नहीं चलती, वह चलती हैं विश्वास पर। और हसीना दाऊद के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक मानी जाती थी। मुंबई का इलाका नकपादा धीरे धीरे हसीना की गतिविधियों का केंद्र बन गया। कहा जाता है कि यहां एक इमारत में वह अक्सर बैठती थी। लोग अपने विवाद लेकर आते थे। कई बार प्रॉपर्टी विवाद, कई बार कारोबार से जुड़ी समस्याएं और कई बार ऐसे मामले जो अदालतों तक नहीं पहुंचते थे। मुंबई के कुछ बिल्डर और व्यापारी कहते थे कि अगर कोई प्रॉपर्टी विवाद कानूनी रास्ते से सुलझाने में सालों लग सकते हैं, तो सिना के पास जाकर कुछ ही घंटों में फैसला हो सकता है। यही वजह थी कि धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। कहा जाता है कि कई बिल्डर और कारोबारी अपने विवाद लेकर यहीं आते थे। कुछ लोग किराएदारी विवाद लेकर आते थे, कुछ लोग प्रॉपर्टी के कब्जे के मामले, और कई बार ऐसे मामले भी होते थे जहां दोनों पक्ष अदालत में जाने से बचना चाहते थे। ऐसे मामलों में एक बैठक होती थी
दोनों पक्ष बैठते और बीच में बैठती थीं हसीना पारकर। वह दोनों की बात सुनती। कभी कभी घंटों तक बातचीत चलती। फिर वह एक फैसला सुनाती और आश्चर्य की बात यह थी कि ज्यादातर लोग उस फैसले को मान लेते थे। दिलचस्प बात यह थी कि हसीना का व्यक्तित्व किसी गैंगस्टर जैसा नहीं था। न बड़ी सुरक्षा, न हथियारों का प्रदर्शन। अक्सर वह सादे कपड़ों में रहती थी, सफेद सलवार कुर्ता और शांत स्वभाव। लेकिन उसके नाम का असर इतना था कि लोग उससे उलझने से बचते थे। मुंबई के कई कारोबारी कहते थे कि अगर कोई विवाद हसीना के पास पहुंच गया तो वह जल्दी खत्म हो जाता था। 1990 के दशक में मुंबई का रियल एस्टेट बाजार तेजी से बढ़ रहा था। नई इमारतें, नए प्रोजेक्ट और पुराने मकानों का पुनर्विकास। लेकिन इन सब के साथ विवाद भी बढ़ रहे थे। किराएदार और बिल्डर के बीच विवाद, परिवारों के बीच जमीन के झगड़े और कई बार ऐसे विवाद जो सालों तक अदालत में चलते। ऐसे मामलों में कुछ लोग कानूनी रास्ते के बजाय दूसरा रास्ता चुनते थे और यही रास्ता उन्हें ले जाता था हसीना पारकर तक। धीरे धीरे मुंबई के पत्रकारों को भी इस महिला के बारे में खबरें मिलने लगीं। एक महिला जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ी बताई जाती है, लेकिन जो खुद कभी खुले तौर पर अपराध की दुनिया में दिखाई नहीं देती। इसी समय मीडिया ने उसे एक नया नाम दिया, मुंबई's गॉडमदर या नगपादा की गॉडमदर। यह नाम जल्दी ही मुंबई में फैल गया। जैसे जैसे हसीना का नाम फैल रहा था, वैसे वैसे पुलिस और जांच एजेंसियों की नजर भी उस पर टिकने लगी। मुंबई पुलिस को शक था कि कई मामलों में उसका नाम उगाही और अवैध दबाव से भी जुड़ा हो सकता है। हालांकि इनमें से कई आरोप अदालत में साबित नहीं हो सके, लेकिन पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। कभी कभी छापे भी पड़े, पूछताछ भी हुई, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हसीना पारकर की कहानी हमेशा एक विरोधाभास रही। एक तरफ उस पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े आरोप लगते थे, दूसरी तरफ कुछ लोग उसे एक मददगार महिला भी बताते थे। कई स्थानीय लोग कहते थे कि वह कभी कभी गरीब लोगों की मदद भी करती थी। लेकिन सच क्या था, यह सवाल आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। समय बीत रहा था, मुंबई बदल रही थी, अंडरवर्ल्ड का ढांचा भी धीरे धीरे बदल रहा था, और इसी बीच कानून का दबाव भी बढ़ने लगा। पुलिस और जांच एजेंसियां अब पहले से ज्यादा सक्रिय थीं, और जल्द ही हसीना पारकर की जिंदगी में एक ऐसा दौर आने वाला था जहां उसे सीधे कानून का सामना करना पड़ेगा। 1990 के दशक के आखिर तक मुंबई का अंडरवर्ल्ड पहले जैसा नहीं रहा था। एक समय था जब शहर के कई हिस्सों में गैंगस्टरों का खुला दबदबा था, लेकिन अब मुंबई पुलिस और कई केंद्रीय एजेंसियां
पहले से ज्यादा सक्रिय हो चुकी थीं। गैंगवार कम करने के लिए कई बड़े ऑपरेशन शुरू किए गए और इसी समय पुलिस की नजर एक ऐसे नाम पर भी टिकने लगी जो अक्सर मीडिया में चर्चा का विषय बन रहा था। वह नाम था हसीना पारकर। मुंबई पुलिस को शक था कि शहर में होने वाले कुछ प्रॉपर्टी विवादों और पैसों के लेन देन में अंडरवर्ल्ड का प्रभाव हो सकता है और इन मामलों में कभी कभी हसीना पारकर का नाम सामने आता था। हालांकि इनमें से कई आरोप सिर्फ संदेह के आधार पर थे, लेकिन जांच एजेंसियों ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसके संपर्क, उसकी मुलाकातें और उसके आसपास का नेटवर्क। कई बार पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। कभी कभी उसके खिलाफ कानूनी मामले भी दर्ज किए गए। इनमें आरोप थे उगाही से जुड़े शक, प्रॉपर्टी विवादों में दबाव बनाने के आरोप, अंडरवर्ल्ड से संबंध। लेकिन अदालत में इन मामलों को साबित करना आसान नहीं था, क्योंकि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कई चीजें सीधे सबूतों के साथ नहीं मिलती। गवाह अक्सर सामने आने से डरते थे और कई मामलों में सबूतों की कमी के कारण मामले आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे जैसे इन मामलों की खबरें बाहर आने लगीं, वैसे वैसे मीडिया की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी। समाचार पत्र और टीवी चैनल अब हसीना पारकर की कहानी ज्यादा विस्तार से दिखाने लगे। एक महिला जिसका भाई दुनिया के सबसे चर्चित अपराधियों में गिना जाता है और जो खुद मुंबई के कई विवादों में बीच का रास्ता निकालने वाली बताई जाती है। मीडिया ने इस कहानी को एक नया रूप दिया और यहीं से उसकी पहचान और मजबूत हो गई, मुंबई की गॉडमदर। लेकिन समय के साथ मुंबई का अंडरवर्ल्ड भी बदल रहा था। 1990 के दशक के अंत तक पुलिस की कार्रवाई और गैंगवार की घटनाओं ने कई पुराने नेटवर्क कमजोर कर दिए। कई गैंगस्टर मारे गए, कई जेल में चले गए और कई देश छोड़कर भाग गए। इन सब का असर अंडरवर्ल्ड के पूरे ढांचे पर पड़ा और धीरे धीरे वह दौर भी खत्म होने लगा जब अंडरवर्ल्ड का प्रभाव मुंबई के हर बड़े फैसले में दिखाई देता था। समय के साथ हसीना पारकर की जिंदगी भी बदलने लगी। वह पहले की तरह ज्यादा सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देती थी। उसका दायरा धीरे धीरे सीमित होने लगा, लेकिन उसका नाम मुंबई की कहानियों में अब भी मौजूद था। कभी एक रहस्य की तरह, कभी अंडरवर्ल्ड की कहानी के हिस्से के रूप में। समय किसी के लिए नहीं रुकता और धीरे धीरे हसीना पारकर की जिंदगी अपने अंतिम अध्याय की तरफ बढ़ने लगी। एक ऐसा अध्याय जहां न अंडरवर्ल्ड का डर था, न मीडिया की सुर्खियां, सिर्फ एक इंसान की जिंदगी का आखिरी दौर। और वहीं इस कहानी का अंत भी लिखा जाने वाला था। 2000 के दशक की शुरुआत तक मुंबई बदल रही थी। गैंगवार, तस्करी और अंडरवर्ल्ड की खबरें अब धीरे धीरे पीछे छूट रही थीं। नई इमारतें, नए बिजनेस और एक नई पीढ़ी शहर को नई दिशा दे रही थी। लेकिन डोंगरी की गलियों की पुरानी कहानियां अब भी लोगों की यादों में थीं।
हसीना पारकर का नाम आज भी उन कहानियों में सुनाई देता था। एक समय था जब मुंबई के कई विवाद उसके पास आते थे। अब उसका जीवन पहले जैसा सक्रिय नहीं रहा। नगपाड़ा की वह भीड़ धीरे धीरे कम हो गई और अंडरवर्ल्ड का प्रभाव कमजोर पड़ चुका था। 2014 में उसकी तबीयत अचानक खराब हुई और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह बच नहीं सकी। उसकी मौत के साथ मुंबई की एक पुरानी अंडरवर्ल्ड कहानी भी खत्म हो गई। आज भी कुछ लोग उसे सिर्फ दाऊद इब्राहिम की बहन कहते हैं। कुछ कहते हैं कि उसने बड़े विवाद सुलझाए और कुछ उसे रहस्यमयी महिला मानते हैं। मुंबई की गॉड मदर हसीना पारकर की कहानी भी उन्हीं में से एक है। डोंगरी की गलियों से शुरू हुई साधारण जिंदगी धीरे धीरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड की सबसे रहस्यमयी कहानी बन गई। कुछ के लिए वह सिर्फ दाऊद इब्राहिम की बहन थी, कुछ के लिए वह मुंबई की गॉड मदर थी। लेकिन सच क्या था, शायद कभी साफ जवाब नहीं मिलेगा। फिर भी उसका नाम हमेशा एक रहस्य की तरह जिंदा रहेगा। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।